हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक वीडियो देख के सारी तैयारी करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो। इस वीडियो में आप सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कवर कर सकते हो और ये वीडियो देखने के बाद गारंटेड आपके 16 मार्क्स आउट ऑफ 22 तो पक्के ही आ जाएंगे। बाकी 6 मार्क्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि वो कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहाँ से नहीं। जैसे इसमें मैं सारा आपका पूरा सिलेबस कवर करूँगी। एक केस स्टडी आएगी, केस स्टडी में आपने क्वेश्चंस आप किस तरह लिख रहे हो वो उन पे डिपेंड होंगे बाकी मार्क्स। बट जो 16 to 18 मार्क्स तो गारंटेड इस वीडियो में आपके कवर हो ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिस फ्लो चार्ट में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे आपके 4 चैप्टर्स मेन आने, 4 यूनिट्स, एक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक नेशनल इनकम और एक एग्रीगेट डिमांड। तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले क्या करना है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आपको पता ही है क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है माइक्रोज वर्ड से जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है मैक्रोज वर्ड से जिसका मतलब होता है लार्ज। तो इसमें हम इकोनॉमिक यूनिट्स को स्मॉल लेवल पे डील करते हैं, इसमें हम इकोनॉमिक यूनिट्स को लार्ज लेवल पे डील करते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिमांड और सप्लाई, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो भी इस बार आपने सारे चैप्टर्स किए। ये सारा कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स पे पड़ता था, ये सारा कुछ एग्रीगेट यूनिट्स पे इंक्रीज डील करेगा। ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस और आउटपुट को इंडिविजुअल मार्केट में कंसिडर करता था। ये सारा कुछ आउटपुट लेवल या इनकम लेवल या एम्प्लॉयमेंट लेवल सब कुछ कंट्री के बेसिस पे करेगा। इट एम्स एट ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये उससे डील करते हैं। और ये बेसिकली डील करते हैं नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, इन सब चैप्टर से। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये आपका पहला टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने 3 फ्लो करने हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो और सर्कुलर फ्लो। रियल फ्लो को हम पहले करेंगे, फिर हम मनी फ्लो को करेंगे। उन दोनों को कंबाइन कर आपके पास कौन सा फ्लो बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। रियल फ्लो कौन सा फ्लो होता है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज इसको प्रोवाइड की, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए। यहाँ पर कुछ भी मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, मीन्स देयर इज नो पेमेंट ऑफ द सैलरी, वेजेस और गुड्स एंड सर्विसेज की कोई पेमेंट नहीं हो रही। बस यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक चीज़ और, आपका ये सारा रियल फ्लो, मनी फ्लो 2 सेक्टर मॉडल में ही आएगा। इसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपने करना है मनी फ्लो। मनी फ्लो एज द नेम इज सेइंग, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होगी। अब जो यहाँ पर इसने गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोवाइड किए थे, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, फर्म ने उसका पेमेंट करनी है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। अब जो यहाँ पर हाउस होल्ड ने खरीदे थे, आपको एरोज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हाउस होल्ड ने फर्म्स से खरीदे थे गुड्स एंड सर्विसेज, अब यहाँ पर हाउस होल्ड उस चीज़ की क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। और इसका दूसरा नेम क्या होता है, नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो का आपको डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होती, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होती है। इसका दूसरा नेम ये है और इसका दूसरा नेम नॉमिनल फ्लो है। और नेक्स्ट यहाँ इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, तो 3 मार्क्स का आपका ये डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट आपने करना है सर्कुलर फ्लो। इन दोनों फ्लोज को मिला के आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिला के आपका क्या बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो। अगर आप देखो हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्म जब इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। जब ये बदले में उसको पेमेंट कर रही है और ये बदले में पेमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मनी फ्लो। सो सर्कुलर फ्लो इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। नेक्स्ट आपका डिफरेंस जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक और फ्लो का। स्टॉक होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक जल्दी चेंज नहीं होता बट फ्लो चेंज होता रहता है। स्टॉक वेरिएबल्स टाइम डायमेंशनल ये नहीं है, ये टाइम डायमेंशनल है। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब ये स्टेबल रहता है, बट ये डायनामिक कंसेप्ट है विच गोज ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनसे फाइनल गुड्स बनते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो फाइनल
प्राइमरली कंज्यूम किए जाते हैं और वो दूसरी कोई और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। ये रीसेल के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये रीसेल के लिए यूज़ नहीं होते। इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसकी वैल्यू इंक्लूड होती है। ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री हैं, दीज आर बियॉन्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, बट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? थ्रेड यूज बाय कॉटन मिल, लेदर यूज बाय सोफा मेकिंग फर्म, वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड एंड मशीन्स बाय फर्म्स। ठीक है, तो ये आपके 4 डिफरेंसेस इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो का, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का, और एक आपका और इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटल गुड्स का और कंज्यूमर गुड्स का, तो वो भी समवट सिमिलर ही हो जाएगा इससे। ठीक है, सो इससे आपका नेक्स्ट कवर हो गया सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सर्कुलर फ्लो किया, रियल फ्लो किया, मनी फ्लो किया, स्टॉक फ्लो किया और इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का हमने डिफरेंस किया। नेक्स्ट जब आपका आता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपको पता है एनएनपीएफसी से इसको डिनोट किया जाता है। तो नेशनल इनकम बेसिकली आपके 3 मेथड्स से कैलकुलेट होता है, एनएनपीएफसी से इसको डिनोट किया जाता है। 3 मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का से आप जीडीपीएमपी डिराइव करते हो, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपीएमपी। तो इन दोनों मेथड से जीडीपीएमपी आता है और इससे एनडीपीएफसी आता है। तो वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आपको अगर चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला भी नहीं पता तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर वैल्यू ऑफ इनपुट आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और अगर आपको कहा गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करो वैल्यू एडेड मेथड से, तो वैल्यू एडेड मेथड से आएगा जीडीपीएमपी, बट मुझे पहुंचना है एनएनपीएफसी पे। तो एनएनपीएफसी को मैंने बाहर रखा, जीडीपीएमपी को अंदर रखा और फॉर्मूला डिराइव किया। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफवाईएम, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। तो ये आपका वैल्यू एडेड मेथड में आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैल्यू एडेड मेथड में बनता है वो बनता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसमें हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम हम इंटरमीडिएट गुड्स को जब इंक्लूड कर देते हैं फाइनल गुड्स के साथ, उसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। सो व्हाट इज डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर देते हैं और फाइनल गुड्स के साथ साथ, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना ही है बट हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी जब इंक्लूड कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये 2 मेथड से सॉल्व हो सकती है। एक वैल्यू एडेड मेथड, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने उसमें मेथड में देखा होगा तो उसका क्या फॉर्मूला था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करने का मतलब क्या है कि मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर रही हूँ? माइनस कर रही हूँ, एक्सक्लूड कर रही हूँ। दूसरा मेथड कौन सा होता है? फाइनल आउटपुट मेथड। इसमें क्या होता है? हमने इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल भी नहीं लेना, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट के टोटल को ही हमने क्या ले लेना होता है? नेशनल इनकम कंसिडर कर लेना होता है। तो इसमें फाइनल आउटपुट मेथड में वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हम जस्ट टोटल कर लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का। बट ऑन द अदर हैंड इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू एडेड में हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, तो जब इन दोनों को माइनस करते हैं वो वैल्यू एडेड बन जाते हैं, बट जब हम माइनस नहीं करते सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं तो वो कौन सा मेथड बन जाता है? फाइनल आउटपुट मेथड बन जाता है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डबल काउंटिंग का इन द वैल्यू एडेड मेथड। एक चीज आपने जो और तैयार करनी है वो आपने तैयार करनी प्रिकॉशंस। आपको प्रिकॉशंस भी आ सकती हैं। जैसे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या हो जाएगी? सबसे पहले मैंने अभी बताया इंटरमीडिएट गुड्स को आपने इंक्लूड नहीं करना। सेकंड हैंड गुड्स की अगर आप सेल परचेज कर रहे हो उसको इंक्लूड नहीं करना। खुद के लिए कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे अगर हमारे मदर हमारे लिए सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं इन द सेंस ऑफ कि हमारे लिए खाना बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो वो सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हम मदर की सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, अपने लिए कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू हो सकती है। तो कहने का मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और जिसकी मार्केट वैल्यू है उसको इंक्लूड कर देंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइडेड हाउसेज, इसको भी इंक्लूड करेंगे। और चेंज इन स्टॉक शुड बी इंक्लूडेड। अगर आपको फॉर्मूला याद हो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम चेंज इन स्टॉक को प्लस कर रहे हैं ना, तो जब हम किसी भी चीज़ को प्लस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इंक्लूड करते हैं। बट जब इसका निकालते हैं वैल्यू एडिड का तो ये हम क्या फॉर्मूला करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ये माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हर मेथड की आपको प्रिकॉशंस जरूर आनी चाहिए। सो नेक्स्ट जब हम करने लगे इनकम मेथड, इनकम मेथड से आपका क्या डिराइव होता है?
एनडीपीएफसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और एक चीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पेपर में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दे दें, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को आपने कंसिडर नहीं करना, आपने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ही कंसिडर करना। और एक आएगा यहाँ पर रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट ओल्ड एज रिटायरमेंट नहीं आएगा, अकेली रिटायरमेंट आएगा। कई बार आपको पेपर में दिया होगा ओल्ड एज रिटायरमेंट, वो चीज़ हमने इंक्लूड नहीं करनी। वॉलेंट्री रिटायरमेंट होएगा अगर, तो उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो इनकम मेथड में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं करना और ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करना। और ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। अगर आप अपनी बुक देखो, आपको रॉयल्टी वर्ड उसमें नहीं गिवन होगा, बट स्टिल एक पॉइंट होता है, ये कई बार पेपर में आ जाता है। तो प्रॉफिट का इंडिविजुअल फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नेम क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन सबको, और मिक्स्ड इनकम जो है वो आपको डायरेक्टली ही गिवन होगी। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इस तरह निकाल लेंगे, यहाँ डायरेक्टली गिवन होगी, यहाँ आप इस तरह निकालोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब हो सकता है आपको इंडिविजुअली गिवन हो, और प्रॉफिट का हो सकता है आपको डिविडेंड भी गिवन हो और कॉर्पोरेशन टैक्स भी गिवन हो। और अगर आपको प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों गिवन है, तो आप सब हेडिंग को इग्नोर करोगे, आप मेन हेडिंग को ही कंसिडर करोगे। देयर विल बी पॉइंट्स व्हेन आपको जो कहते हैं सब हेडिंग्स गिवन होती है और मेन हेडिंग्स ना गिवन हो। तो सब हेडिंग्स अगर आपको गिवन है और मेन हेडिंग्स भी गिवन है, तो यू विल इग्नोर द सब हेडिंग एंड यू विल राइट जस्ट मेन हेडिंग, ठीक है। तो इससे आपका क्या आता है? एनडीपीएफसी। अगेन मुझे क्या निकालना है? एनएनपीएफसी निकालना है, क्योंकि नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफवाईए। तो एनएफवाईए का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम को पहले लिखना है और टू को बाद में लिखना है। अगेन इसमें भी हमने क्या करनी है? इसकी प्रिकॉशंस करनी। प्रिकॉशंस आपको मैंने अभी बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस हो जाएंगी। कुछ भी अगर जैसे आपका इनकम हो रही है, जैसे आप कह सकते हो इलीगल एक्टिविटी से कोई इनकम हो रही है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी आपने ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? अनअर्नड इनकम, जिसको आपने कमाया नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको कोई गिफ्ट दे के जा रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को इंक्लूड नहीं करोगे, ये मैंने आपको वैल्यू एडेड नहीं बताया। सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसको भी इंक्लूड नहीं करोगे। विंडफॉल गेन्स को इंक्लूड नहीं करोगे। इंप्यूटेड वैल्यू जहां पर भी आएगी वो इंक्लूड होएगी। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन इसी चीज का आएगा, दैट व्हाट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस आनी बहुत जरूरी है कि क्या चीज इंक्लूड करोगे और क्या चीज इंक्लूड नहीं करोगे। एक चीज आपने और इसमें करनी है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम का डिफरेंस। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो अर्नड इनकम होती है, जो कमाई हुई होती है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो अनअर्नड इनकम होती है, जिसको कमाया नहीं होता। ये होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आपने अर्न किया होता है, जैसे अभी आपने मनी फ्लो और रियल फ्लो में किया था। और ये अनअर्नड इनकम होती है जिसमें हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते। इसमें बोथ मनी एंड रियल फ्लो होते हैं। इसमें मनी फ्लो तो होता है बट रियल फ्लो एब्सेंट होता है। और दिस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको इंक्लूड नहीं करते। अब जैसे सैलरी ऑफ टीचर, वेजेस ऑफ वर्कर, रेंट ऑफ लैंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सब कुछ आपका किसका पार्ट हो जाएगा? फैक्टर इनकम का पार्ट हो जाएगा। और ट्रांसफर इनकम में क्या हो जाएगा? जैसे हमें पॉकेट मनी मिलती है हमारे पेरेंट्स से, वो ट्रांसफर इनकम है। मैंने कमाई नहीं है वो चीज़, बट स्टिल मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा इनकम मेथड का। सेम एक्सपेंडिचर मेथड से आपने क्या डिराइव करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से आप डिराइव करोगे जीडीपी एमपी। अगेन इसमें भी आपने प्रिकॉशंस करनी है। तो इसकी प्रिकॉशंस क्या हो जाएंगी? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये हमने प्रिकॉशन वैल्यू एडेड में भी की। मैंने किसी को गिफ्ट वगैरह दिया, जो मेरा खर्चा हुआ वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स कभी भी आ जाए वो इंक्लूड नहीं होते, बट सेकेंड हैंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। आई एम रिपीटिंग, सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी included but second hand services are to be included. Purchase of financial asset, इनकम मेथड में हमने किया था सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो वो कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। और सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं और सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता। इसमें उल्टा चलता है।
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते, सेकेंड हैंड सर्विसेज इंक्लूड होती है। बट अगर सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज हैं तो वो इंक्लूड नहीं होएगी, और सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन वो इंक्लूड होएगा। तो रीज़न यही होता है सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज ना इंक्लूड करने का, कि उसकी मनी वैल्यू इलेबोरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने करना है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड आपका आ जाता है CGI(x-m). आपको ये फॉर्मूला फेमिलियर लगेगा एग्रीगेट डिमांड के साथ, और बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ये। तो CGI(x-m), C का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड X-m का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। X का मतलब एक्सपोर्ट्स होता है, M का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट्स। तो अब अगेन इससे भी हमने NNPFC निकालनी। तो कैसे निकाल लेंगे, NNPFC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अच्छा, इधर आपको ये ध्यान रखना है, आय का मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं और एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पेपर में अगर आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इट मीन्स आपको आय ही गिवन है। ठीक है, कई बार आपको हो सकता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, और अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें आपने चेंज इन स्टॉक ऐड करना है टू गेट द आय। आई एम रिपीटिंग, आय का दूसरा नेम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कई बार आपको पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो सकता है, और दूसरी चीज वो क्या दे सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर वर्ड फिक्स्ड आ गया इट मीन्स आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक ऐड करके आपकी आय की वैल्यू आएगी। तो अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं भी गिवन तो आप फॉर्मूला लिखोगे आय इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक में आप 0 लिख दोगे ताकि आपकी आय की वैल्यू आ जाए। ये सब चीज़ें आपका शो कर देते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आय का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर NIT है, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। तो इससे आपका ये सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। एक चीज़ जो लास्ट इंपॉर्टेंट रह गई है इसमें, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस एंड नेशनल इनकम एट बेस प्राइजेस। जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस होता है उसको हम नॉमिनल GDP भी बोलते हैं, और जो नेशनल इनकम एट बेस या प्राइजेस होता है उसको हम रियल GDP भी बोलते हैं। जो नॉमिनल GDP है वो कब कब चेंज होती है, जब आपका प्राइस चेंज हो गया, जब आपका आउटपुट चेंज हो गया, या दोनों चीजें चेंज हो गई। बट रियल GDP सिर्फ तब चेंज होती है जब आउटपुट चेंज हो। तो ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है, ये एक ट्रू इंडिकेटर है। तो बच्चे ध्यान रखना कि इसका भी डिफरेंस आ सकता है रियल GDP और नॉमिनल GDP का। तो रियल GDP मींस जो चेंज तब ही होती है जब आउटपुट चेंज होता है, बट नॉमिनल GDP ऑन द अदर हैंड तब चेंज होती है जब प्राइस, आउटपुट या इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए। ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, दिस इज अ ट्रू इंडिकेटर। सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, इससे हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में भी सेम फॉर्मूला लगता है जो एक्सपेंडिचर मेथड में लगता है, CGI प्लस X-m। मीनिंग क्या है एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, जो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब क्या होता है, जो सोचा है इन 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ने कि वो खर्चेंगे 1 साल में, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता। So it refers to the planned expenditure which the consumers are planning to spend in an accounting year. It does not count for the actual expenditure. ये planned expenditure deal करते हैं। So next aggregate supply होता है। aggregate supply का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इनकम के इक्वल होता है। aggregate demand आपके 2 सेक्टर मॉडल में C और I के इक्वल होता है, और aggregate supply आपके 2 सेक्टर मॉडल में C प्लस S के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट आपका आता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी वर्ड फंक्शन आ जाता है तो आपने एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करना होता है कंजम्पशन और इनकम का। और इक्वेशन अगर इसकी पूछी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। C इज इक्वल टू C0 प्लस BY। तो C0 क्या हो जाएगा आपका कंजम्पशन फंक्शन, और B क्या हो जाएगा आपका MPC, और Y स्टैंड्स फॉर इनकम। सो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू C0 प्लस BY। इसी से ही हम सेविंग फंक्शन भी डिराइव कर सकते हैं। जो यहाँ पर C0 है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस C0। जो B है वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस B, और Y आपका सेम रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, S इज इक्वल टू माइनस C0 प्लस 1 माइनस BY। वन मोर थिंग, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फाइंड आउट द नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सो मीन्स व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन ओनली, बट आपने आंसर के साथ क्या लगा देना है, नेगेटिव टर्म लगा देनी। सो सेविंग इज इक्वल टू माइनस C0 प्लस 1 माइनस BY। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व आपका ये होएगा,
अब देखो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक आ जाएगी डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। जिस चीज़ को उन्होंने डिराइव करने को बोला होगा उसको आप नीचे लिखोगे और जिससे डिराइव करने को बोला होगा वो ऊपर लिखोगे। तो ये आपकी y 0 से स्टार्ट होती है और c कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं स्टार्ट होती? बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज नॉट जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। फिर जहां पर आपकी y इज इक्वल टू c होएगी वहां पर आपकी सेविंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां पे c इज ग्रेटर देन y, देखो आपका कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है, वहां पर आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जहां पर इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम है वहां पर सेविंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज डेरिवेशन ऑफ द कंजम्पशन कर्व, सॉरी डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। एक चीज और, आपने इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना, इसको पॉइंटर्स फॉर्म में लिखना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कंजम्पशन कर्व के लिए। ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? सेविंग कर्व के लिए। जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पे सेविंग जीरो है और जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है वहां पर सेविंग नेगेटिव है। ये पॉइंट्स में आप लिखोगे। नेक्स्ट आपकी डेरिवेशन आती है कंजम्पशन कर्व की फ्रॉम सेविंग कर्व। जिसको डिराइव करना है वो नीचे, जिससे डिराइव करना है वो ऊपर। तो यहां पर सेविंग इज इक्वल टू जीरो, वहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जहां पे सेविंग नेगेटिव वहां पर कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम। जहां पे सेविंग ग्रेटर देन जीरो वहां पर इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम। सेम यहां पर भी आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में ना एक्सप्लेन करके पॉइंटर्स फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे। सो इससे आपका ये चीज कवर होगी, मीनिंग, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व। अब अप्रोचेस मैंने आपको दो अप्रोचेस करवाए थे, एक एडीएएस अप्रोच और एक एसआई अप्रोच। एडीएएस अप्रोच में हमने क्या करना था, वहां पर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट रखना था जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस है। और आपका दूसरा अप्रोच है एसआई अप्रोच, वहां पर होएगा जहां पर सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो एडीएएस अप्रोच को पहले आप इंट्रो दोगे कि ये केन्जियन थ्योरी ने दिया है और इक्विलिब्रियम कहाँ पर होएगा? जहां पर एडी किसके इक्वल हो जाएगा? एएस के। एडी का मैंने आपको टेबल भी बताया हुआ किस तरह लर्न करना है। ये 100 के गैप से, 40 से स्टार्ट करके 80 के गैप से। एडी किसकी इक्वल हो जाएगा? सी प्लस आई के। और एएस किसकी इक्वल हो जाएगा? सी प्लस एस के। तो जहां पर ये दोनों, और रिमार्क्स भी आपने देने हैं, जहां पर ये दोनों इक्वल हो गए, जैसे आप देखो ये टेबल आपको पता चल रहा है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसे ही आपने उसको हाईलाइट कर कर आना है कि पता चल जाए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर आपने उसकी डायग्राम बनानी है। एएस आपका 0 से स्टार्ट होता है, एडी आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। रीजन क्या है? कि उसमें कंजम्पशन होता है और कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट हैपेंस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस एंड व्हाट हैपेंस इफ एडी इज लेस देन एएस। एडी अगर ज्यादा है एएस से तो मतलब लोग खर्चने को ज्यादा तैयार है, तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होएगी, ज्यादा आउटपुट जनरेट होएगा, तब तक जनरेट होता रहेगा जब तक एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है। यहाँ पर मतलब क्या है कि लोग खर्चा नहीं कर रहे, सेव ज्यादा कर रहे। तो यहाँ पर इंप्लॉयमेंट कम होएगी, प्रोडक्शन कम होएगी, तब तक होती रहेगी कम जब तक एडी इज इक्वल टू एएस नहीं हो जाता। नेक्स्ट अप्रोच है आपकी एसआई अप्रोच। एसआई अप्रोच में आपने तब तक चलना है जब तक एस इज इक्वल टू आई नहीं हो जाता। सेम रिमार्क्स और इस तरह। सेविंग आपकी नेगेटिव से स्टार्ट होती है, आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो जहां पर ये इक्वल हो जाएंगे वहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेम क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ आई इज ग्रेटर देन एस? आई मीन्स लोग खर्च ज्यादा रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं, तो सेम एक्सप्लेनेशन आ जाएगी एडीएएस वाली। यहाँ पर भी लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं और खर्च कम रहे हैं, तो सेम एक्सप्लेनेशन जहाँ पे सेविंग ज्यादा आ जाएगी। सो इससे आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब अप्रोचेस के बाद आपने क्या करना है? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? इट इज अ सिचुएशन जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ सिचुएशन वेयर aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment equilibrium level। बच्चे ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे इसका मतलब क्या है कि एएस बढ़ सकती है। बट मैंने जब ये लाइन लिख दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इट मींस कि एएस कैन नॉट इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब एएस इंक्रीज नहीं हो सकती वो पैरेलल बन जाती है। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता था, एडी इज इक्वल टू एएस। अब बट क्योंकि मेरी एडी ज्यादा हो गई है तो इससे सिचुएशन क्या आ गई? एक्सेस डिमांड की। इसका दूसरा नेम इन्फ्लेशनरी गैप भी होता है, तीसरा नेम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी होता है। यू शुड बी वेल अवेयर विद ऑल द नेम्स ऑफ द एक्सेस डिमांड, क्योंकि क्वेश्चन इसका गारंटेड आएगा ही आएगा 5 नंबर में। तो आपको ये गैप शो करना है एक्सेस डिमांड का। फिर आप रीजन लिखोगे, क्या क्या रीजन है इसके।
जब आपके टैक्सेस रिड्यूस हो गए, जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, सो बेसिकली CGI X-M को ही आपने शो किया। X आपका इंक्रीज हो गया, M आपका डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, G इंक्रीज हो गया, C इंक्रीज हो गया। तो ये आप इसी को ही इस मतलब इंक्रीज डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। और ये जो टैक्सेस वाला पॉइंट आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग आ गया, ये फिस्कल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएगा। टैक्सेस रिड्यूस हो गए, सब्सिडीज इंक्रीज हो गई, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी हो गई। तो इसका इम्पैक्ट 3 चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, एक इनकम पे, एक आउटपुट पे, एक एम्प्लॉयमेंट पे। तो इनकम पे क्या होगा, सॉरी, प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी। आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, मैंने आपको अभी बताया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट चले रहा है। और एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी सबको मिल गई है। डेफिशिएंट डिमांड, अब आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, AD इज लेस देन AS, कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। पहले आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, सेम ऐसे करके अब डिमांड को आप नीचे शो कर दोगे, AD1 आप नीचे शो कर दोगे, इससे क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं और इसको हम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। यू शुड बी वेल अवेयर विद ऑल द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। तो इसके कॉजेज क्या हो जाएंगे, सेम CGI X और M। C क्या हो जाएगा, रिड्यूस, G क्या हो जाएगा, रिड्यूस, I क्या हो जाएगा, रिड्यूस, X क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और M क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यही चीज लिखी हुई है। और टैक्सेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और सब्सिडीज का भी आप लिख सकते हो, सब्सिडीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कॉजेज, इम्पैक्ट सेम 3 चीजों पे इम्पैक्ट, प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं है। आउटपुट क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज इन्वेंट्री स्टॉक, कि मेरी जो चीजें हैं अब गोडाउन में जैसे वो बिक ही नहीं रही हैं, तो मेरे पास सामान पड़ा ही जा रहा है और इंक्रीज ही हो जा रहा है, तो इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होएगी क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है, तो वो फैक्ट्री वाले या इंडस्ट्रीज वाले लोगों को निकाल लेंगे सो दैट वो अपने खर्चे को बैलेंस कर सके। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का डिफरेंस, पहला ये वो सिचुएशन जहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS, AD इज लेस देन AS, इससे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इससे प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, इससे इन्फ्लेशनरी गैप, इससे डिफ्लेशनरी गैप। इस पे इसका लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इससे इन्वेंट्री स्टॉक आएगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और 6th डिफरेंस आपका डायग्रामेटिकली, 6 डिफरेंसेस मैंने करवा दिए हैं, 5 नंबर का आपका हाईएस्ट आएगा। एक चीज और, आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन द एक्सेस डिमांड एंड गिव टू मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज टू सॉल्व इट। तो अब कैसे ये सॉल्व करेंगे, जो आपके रीजंस है ना उसी को उल्टा कर दो तो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजन क्या था कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसको इंक्रीज कर देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी रीजन क्या था कि डिक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसको इंक्रीज कर देंगे तो अगेन वो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके किस में चले जाएंगे, ये सारे आपके चले जाएंगे उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में चले जाएंगे, फिस्कल पॉलिसी में चले जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपने करना है बैंक रेट, सिंपल से लर्न कर लो, CRR लर्न कर लो, SLR लर्न कर लो। तो बैंक रेट इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए बैंक रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे ताकि वो सॉल्व हो सके प्रॉब्लम डिफ्लेशन की। CRR क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। SLR क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये कौन सी पॉलिसीज होगी, मॉनेटरी पॉलिसीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अगर फिस्कल पॉलिसी होगी, यही चीज को अगर आप उल्टा करके लिख दोगे तो फिस्कल पॉलिसी का सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेस डिमांड में मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी, आप CRR को इंक्रीज कर दोगे, SLR को भी इंक्रीज कर दोगे और बैंक रेट को भी इंक्रीज कर दोगे। सो दिस विल बी द सिचुएशन जिससे आप प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड सॉल्व कर सकते हो, एंड दिस इज अ सिचुएशन जब आप प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व कर सकते हो। सो बाय दिस वी आर डन विद द होल सिलेबस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल बी अपलोडिंग द होल शॉर्ट वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल by today evening. So stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe the channel, and do not forget to comment it on the comment section. Thank you so much.